नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो सेशन चल रहा था क्लास 6 का, उसके अंदर हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 2 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। महासागर और महाद्वीप से संबंधित जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये यदि आप इस चीज़ को समझ पाओगे तो आगे फ्यूचर में इससे संबंधित जो भी चीज़ रहती है तो उसको आप अच्छे से कहीं ना कहीं, क्योंकि भूगोल का टॉपिक बेसिक टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो ये एक क्या कह सकते हैं नींव की तरह है आपका। यदि आप इसको अभी अच्छे से समझेंगे तो आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे उसको आप भूगोल को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं महाद्वीप और महासागर। तो पहली भी तो आपको जानना है महासागर। आपने सुना होगा कि महासागर, तो महासागर क्या, जहाँ पर आपने सोचा होगा कि पानी ही पानी है। आपने सुना भी होगा कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो मतलब आपके मन में ये रहा होगा कि महासागर मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी ही पानी है। तो ये सामान्य सी परिभाषा ऐसी होती है। और कॉन्टिनेंट या महाद्वीप को कहते हैं जो एक बड़ा स्थल भूभाग हो। इसकी परिभाषा आगे पढ़ेंगे तो कुल मिला के इसमें हम देखेंगे इनके बारे में, और कितने हैं महाद्वीप, कितने हैं महासागर, कितने हैं और इनकी स्थिति क्या है। इसका कंपेयर करते हुए भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सागर बड़ा है या कौन सा महाद्वीप बड़ा है, या इसका अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछते हैं। तो इससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जो आप महाद्वीप महासागर पढ़ रहे हैं, उससे पहले जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं थोड़ा उसकी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस ग्रह का अधिकांश जो भाग है वो कहीं ना कहीं जल से ढका हुआ है। इसका अधिकांश भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका कितना भाग जल से ढका हुआ है, क्या कारण है। इनमें एक विद्वान थे वेगनर, आप सीनियर क्लास में जाओगे ना, पढ़ेंगे वेगनर। इन विद्वानों ने इस विद्वान ने एक कंसेप्ट दिया था महाद्वीप और महासागर का वितरण। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट था, ये कहीं ना कहीं महासागर और महाद्वीप के वितरण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इससे वो आगे ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, पर हम सामान्य अभी चीज़ देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसको, पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। सामान्य आपने सुना ही होगा कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, द ब्लू प्लेनेट, ठीक है ना। आपको एक कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे अभी वर्तमान में हम जो है कितने ग्रहों को मानते हैं, हमारे ग्रह कितने हैं, इसका आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। और देखते हैं हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहता है। कुछ तो उसका कारण होगा जब इसको नीला ग्रह कहते हैं। इससे पहले क्लास में आपने, जब मैंने पिछला लेसन लिया था, उसमें याद है आपने राकेश शर्मा के बारे में सुना था, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, 1984 में गए थे। उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई थी। तो अब देखते हैं कि इसको हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं। देखते हैं, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह। अद्वितीय ग्रह क्यों है? यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर क्या संभव है? जीवन संभव है। मनुष्य या जीव जंतुओं के लिए जीवन संभव है, जहाँ जीना संभव है, ठीक है ना। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंतरिक्ष से आप इसको देखोगे तो ये आपको ब्लू दिखाई देगा, जिसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जल की प्रचुरता, अर्थात यहाँ का अधिकांश भाग जो है जल से ढका हुआ है। इस कारण कहीं ना कहीं इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछते हैं नीला ग्रह कौन सा है, और उसके पीछे नीला ग्रह होने के पीछे कारण क्या है? ये जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इसके कारण कहीं ना कहीं इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब इसमें कुछ और फैक्ट दे रखे हैं, देखते हैं। पृथ्वी का 7/10 भाग, लगभग मतलब 71% जो है इस पृथ्वी पर जल है। ये देखिए राइट साइड में आपको मैंने एक इमेज दे रखी है, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में देखिए, आपको जब आप अंतरिक्ष से देखोगे तो इसका अधिकांश भाग किससे ढका हुआ दिख रहा है? आपको जल से ढका हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है? अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है, जिसमें आपको इसमें महासागर भी दिखाई दे रहे हैं,
देखिए मध्य में प्रशांत महासागर दिख रहा है, बाईं ओर से अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, ऊपर में देखेंगे भारत और एशिया दिख रहा है, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया और नीचे की ओर अंटार्कटिका। तो मतलब कहीं ना कहीं इस मैप में इस आप ये जो चित्र लिया गया है अंतरिक्ष में, इसमें आपको पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी की लोकेशन के अंदर कौन कौन से प्लेसेस कहाँ पे हैं उसके संदर्भ में आपको जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चित्र है ये आपका अंतरिक्ष से लिया गया है, ठीक है ना, अंतरिक्ष से लिया गया है, जिसके द्वारा ये जानकारी हमें प्रदान की गई है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, 71% जो जल है वो जलीय भाग से घिरी हुई है पृथ्वी। दूसरा फैक्ट, उसको 71% को हम रेशियो में बांटे तो 7/10 भाग। वैसे ही एनसीईआरटी में एक और फैक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना भाग, 3/4, ये क्या है, जल से घिरा हुआ है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो ये 3/4 यदि जल से घिरा हुआ है तो कितना भाग स्थल से घिरा हुआ होगा, तो इसमें कितना पार्ट जो होगा शेष जो स्थलीय भाग होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का कितना भाग जो है स्थलीय भाग है, ठीक है ना। तो जलीय भाग तो हो गया 3/4, तो स्थलीय भाग कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है। उपनाम, आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे नीला ग्रह और ब्लू प्लेनेट कहकर पुकारा था। जूल्स वर्न जो एक विद्वान थे, उनका कथन था 1870 का, उन्होंने कथन कहा था, महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10 भाग पर क्या है, व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। संसार का आरंभ महासागरों से हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर अधिकांश भाग तो क्या है, जल है, और उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी श्वास शुद्ध स्वस्थ है। मतलब आप महासागर में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, आपको खूब सारी वनस्पति देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बोल रहा है, और संसार का आरंभ भी महासागर से हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आपने देखा होगा अलगई जो है और शैवाल, कवक, ये कहीं ना कहीं जो हमारे आरंभ में वनस्पति या जीवन जब प्रारंभ हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारे महासागरों से हुआ था। तो इसका ये कथन भी है, जूल्स वर्न का ये जो इम्पोर्टेंट कथन है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें बोला ना आपको, इस नई जो एनसीईआरटी है उसकी स्टार्टिंग में एक अच्छे कोटेशन दे रखे होते हैं, तो वो कोटेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी के फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे तो ये कोटेशन से भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, सटीक आंकड़े, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 510 मिलियन वर्ग किमी में से लगभग जो है 70.8 भाग पर जल और 29.2 पर जो है स्थल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जो स्कूली जो स्कूल पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि स्थल का जो विस्तार है पृथ्वी पर तो कितना परसेंट है। परसेंट के हिसाब से देखेंगे, जो जल है वो आपका 70.8 रेशियो, एक्यूरेट रेशियो जो बता रहे हैं। ऊपर मैंने कहा बताया, पर ये एक्यूरेट रेशियो है, फिक्स डाटा जो है एक्यूरेट पूछेंगे तो जल आपका इतना है, और जो स्थल है वह आपका 29.2 है। इनको जोड़ देंगे तो आपके 100 हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के ये एक्यूरेट डाटा है। यदि आपको परीक्षा में पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो ये आपको डाटा विशेष रूप से याद रखना है। और नॉर्मल में आपको मैंने बताया था आपको 71%, पर एक्यूरेट डाटा 70.8 29.2 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, इसमें बेसिकली क्या शामिल होता है, जो महासागर हो गए हमारे, नदियाँ, झील हो गई, हिमनद और भूमिगत जल, कुल मिला के जल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कहते हैं। इस पर आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछ भी लिया जाए एग्जाम में कि जल मंडल में क्या क्या शामिल है, तो महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल, ये सभी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हम चीज़ें आपकी नींव अभी से मजबूत कर रहे हैं। अभी यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी रामबाण कंटेंट है। तो ये आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए। अब देखते हैं हम पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड,
इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि क्योंकि मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि हमारे यहाँ पर हम पृथ्वी को जो है हेमिस्फीयर या गोलार्ध में बांटते हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध। तो इसी संदर्भ में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो जल है उसका स्थल है उसका कंपेयर हम करेंगे कि कौन से गोलार्ध के अंदर स्थलीय भाग अधिक है, कौन से गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर दो मैंने एक आपको इमेज दे रखे हैं, दो फोटो दे रखे हैं। इन फोटो को देखिए, आप समझ पाएंगे कि किस भाग पर जो है आपका जल भाग है, गोलार्ध में जल अधिक है, किस गोलार्ध में स्थल अधिक है। नीचे लिखा भी है, मैं देखो जो उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी ध्रुव दिखा रहा है। जो उत्तरी ध्रुव है ये आपका बाएं वाला, ये उत्तरी ध्रुव के बारे में आपको समझा रहा है, और साथ में ही दक्षिणी ध्रुव जो है उसके बारे में ये आपका मैप है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव के बारे में बता रहा है। ये मैप कौन सा है, उत्तरी ध्रुव का है, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव का मैप है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझिए। इस चित्र को देख के ही आप अधिकांश स्थिति समझ जाएंगे कि कहाँ पर जो है स्थल अधिक है, कहाँ पर जल अधिक है। ठीक है, देखते हैं। पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण समान नहीं है। ठीक है ना, ये आपके जो है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। गोलार्ध में वितरण, हेमिस्फीयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात करें मेरी, नॉर्थ हेमिस्फीयर यह जो है स्थल भाग की अधिकता है। यहाँ जो भाग है, देखिए आप फोटो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम पार्ट कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पर स्थल भाग देख रहे हैं। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन, इसमें बहुत ये जो इतना चीज़ें दे रखी है ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे इस टॉपिक में, इतने से कंटेंट के अंदर आपको घुमा के पूछेगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात करें तो यहाँ स्थल भाग जो है आपका लैंड जो मास है उसकी अधिकता है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध के रूप में हम जानते हैं, लैंड हेमिस्फीयर के रूप में हम जानते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर स्थल भाग की अधिकांशता के कारण उसको हम लैंड हेमिस्फीयर या स्थल गोलार्ध कहते हैं। ये फोटो में आप देख ही रहा होगा, उत्तरी गोलार्ध की ये स्थिति है। वैसे ही देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति देखते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर यह जो है क्या है, यहाँ पर जल भाग की अधिक प्रधानता है, इसलिए इसे जल गोलार्ध कहते हैं, वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं या वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं, और किस गोलार्ध को जो आपका लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैप को एक बार आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मैप को यदि दिमाग में रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप मैप को क्लिक करते ही दिमाग में ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, पर उसकी लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध है वो स्थल गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है वह जलीय गोलार्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित यूपीएससी के अंदर और कुछ स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं आपको अभी से इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आपका एनसीईआरटी से किस प्रकार से पीसीएस में और जो यूपीएससी है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट अभी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। कथन कारण वाले प्रश्नों में इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम क्यों होता है। ये पूछ रहा है तापांतर मतलब कि ताप का जो अंतर है वो दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर जो है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम क्यों होता है, क्या रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की विशालता है और स्थल की जो है कमी है, इसके कारण क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर है जो है अधिक होगा उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। आपने देखा होगा इसकी एक कंसेप्ट है, आप देखते हो एक होता है स्थल, एक होता है जल, या एक आप मान के चलो एक आपने एक बर्तन के अंदर आपने जल ले रखा है और एक बर्तन के अंदर आपने कुछ कंकड़ पत्थर मिट्टी ले रखी है। तो आप देखिएगा जल की विशेषता होती है, जल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, पर स्थल क्या होगा या जो बालू होगी वो हमेशा धीरे गर्म होती है और धीरे ही ठंडी होती है। तो उस टाइप का जो कंसेप्ट है वो इसमें लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की विशालता है
और इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे तापांतर में जो है अंतर पाया जाता है और स्थिर में जो है यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसके पीछे इसका यही कारण है जिसके कारण यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर जो है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम पाया जाता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको कि स्थल भाग जो है जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म नहीं होता है तुलनात्मक रूप से जल से। जल क्या होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसके पीछे फैक्ट है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं जो है महासागर। महासागर के बारे में देखते हैं। ग्लोब पर अब देखेंगे कि हमें महासागर का वितरण देखना है। महासागर का क्या देखना है, वितरण देखना है। तो महासागर का वितरण देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ें समझनी होगी। उसमें देखते हैं कि हम बेसिकली जो महासागर पढ़ेंगे उन महासागरों को एक तो आपको ध्यान रखना है कि महासागर में कितने जो महासागर है उनकी लोकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो महासागर हैं उनमें अवरोही क्रम या आरोही क्रम, मतलब कौन महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर छोटा है, इसकी स्थिति भी आपको ध्यान रखनी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ना है। तो देखते हैं महासागर। ग्लोब पर दिखाई देने वाली सबसे बड़ी जलराशि जिसको हम महासागर कहते हैं। हमने पढ़ा ना कि ग्लोब का अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए वो भाग क्या कहलाता है, आपका महासागर कहलाता है। यद्यपि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। तो भी मतलब हमको अध्ययन इसका स्टडी अच्छे से कर सके, इसके लिए हमने कहीं ना कहीं इन महासागरों को जो है अलग अलग 5 श्रेणियों में या 5 नामों के क्रम में हमने इसको विभाजित किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला जो है महासागर है वो प्रशांत महासागर है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये मैप में देखिए आप, ये मैंने आपको मैप दे रखा है इस राइट साइड में। 5 महासागर एक तो बनाना है। पहला फैक्ट बनता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो उनका उत्तर होगा 5 महासागर है। 5 महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ये देखिए आप, प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर देखते हैं, हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा है। ये देखिए आप, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसकी एक विशेषता ये है कि इसका शेप है, ये शेप कैसी है इसकी, ये ऐसी, ये देखिए। तो ये क्या बन गया आपका, ये एस बन गया। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी जो आकार है वो एस के शेप में है। तो जो अटलांटिक महासागर है उसकी शेप कैसी है, एस के आकार के समान है। जैसा आपका अंग्रेजी का एस होता है ना, उसके समान इसकी आकार है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसका फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा जो महासागर है, जो सबसे बड़ा महासागर है, वो हमारा जो महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर लोकेशन देखिए, भारत के दक्षिण के अंदर, भारत के दक्षिण में जो महासागर है ये हिंद महासागर है। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं दक्षिणी महासागर, जिसको हम अंटार्कटिका भी कहते हैं। चौथा महासागर है और सबसे छोटा महासागर है वो है जो आर्कटिक है, जो कि सबसे उत्तर में। ये आर्कटिक महासागर है और ये अंटार्कटिका महासागर है। इसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ये वाला दक्षिणी महासागर भी कहते हैं या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमने 5 महासागर पढ़ लिए। तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एक तो पूछा जाएगा कितने महासागर हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। फिर इसमें पूछ सकता है कि अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे में आपको क्रम ध्यान रखना है, और एक आरोही क्रम, छोटे से बड़े में आपको क्रम ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको महासागर के बारे में कम से कम इतनी मिनिमम चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको महासागर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसके क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना।
एक कंसेप्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आपको समझ के लिए भी होना चाहिए कि भूखंड क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है। तो भूमि का एक बड़ा भाग जिसको हम भूखंड कहेंगे, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मैं कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। भूमि का एक बड़ा खंड, ये क्या करेगा, भूखंड कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा पूछ ले आपको कभी कभी कि जो महाद्वीप होता है क्या है। महाद्वीप की परिभाषा बोल दे तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहेंगे हम, महाद्वीप कहेंगे। भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को, भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को हम महाद्वीप कहेंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी दो परिभाषा ध्यान रखनी है। एक तो है आपका क्या करना है, भूखंड या किसे कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, महाद्वीप और भूखंड का। तो भूमि का बड़ा खंड हो जाएगा तो हो जाएगा भूखंड, और भूमि में एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। थोड़ी और फैक्ट हमने देखो महासागर के बारे में, और आपको एनसीईआरटी साथ में और एक्स्ट्रा चीज़ें भी शामिल करते हुए आपके लिए एक सार बनाया है। ये सार आपको बहुत चीज़ याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए जो मैंने सारणी बनाई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है, आपको अच्छे से सारणी याद करना है। थोड़ा देख लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में आपसे। सबसे बड़ा महासागर ये पढ़ लिया हमने, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा अर्थ है उसका 1/3 भाग किससे घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1/3 पार्ट क्या है, महासागर से घिरा हुआ है। कौन से महासागर से, पृथ्वी आपकी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर रिंग ऑफ फायर स्थित है, जो ज्वालामुखी और भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इस महासागर के चारों ओर क्या है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं, इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए। और सबसे बड़ा गहरा गर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जे इस प्रकार हमारे स्थल के ऊपर क्या होता है, कोई भूभाग जो बहुत हाइट में होता है उसको पहाड़ कहते हैं या पर्वत कहते हैं। तो स्थल पे तो जो ऊंचा भाग होता है उसको पर्वत कहते हैं, और समुद्र के अंदर जो गहरी खाई है उसको हम कहीं ना कहीं गर्त के रूप में जानते हैं। तो सबसे गहरा गर्त है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला एग्जाम पूछते हैं कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो उसका नाम तो मैरियाना है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है विश्व में, मैरियाना है। और किस महासागर में है, ये प्रशांत महासागर में। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा हमने पढ़ा था अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के बराबर है। ये देखिए, ये मैंने आपको फैक्ट बताया था। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त जो महासागर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है व्यापार की दृष्टि से, तो आपका अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त है। तीसरा चीज देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर, भारत या हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो एशिया हो गई, पश्चिम में अफ्रीका हो गई, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर, ये इसकी कहीं ना कहीं सीमाएं लगती है, ठीक है। भारत के संदर्भ में पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, और दक्षिण में तो क्या हो जाएगा आपका हिंद महासागर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका हिंद महासागर में देखा। अगला देखते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के चारों ओर के विस्तृत भाग है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इसको कहीं ना कहीं हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। इसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अंटार्कटिका महासागर है महाद्वीप है। अंटार्कटिका महासागर भी है, अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, पर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर जो विशाल जल राशि है उसको कहीं ना कहीं हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। और इसका दक्षिण नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन इसका दूसरा नाम है। और फिर है लास्ट है आर्कटिक महासागर, जो आपका ये तो आपका दक्षिणी महासागर है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव में है। ये कहाँ पर है आपका दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से आर्कटिक महासागर है, ये आपका उत्तरी ध्रुव में है। यानी कहाँ पर है, ये उत्तरी ध्रुव में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यहाँ पर एक फेमस जो है जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और ये बेरिंग जल संधि क्या करती है, प्रशांत महासागर से जो है जोड़ती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बेरिंग संधि है
वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर से उसको जोड़ती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हमने प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर में पढ़ा। ये चीज़ें यदि आपने पढ़ ली तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में आपके स्कूल में जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आएगा, उसमें आप किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि नहीं होगी। विश्वास कीजिएगा इस कंटेंट पर। इस कंटेंट को आप बार बार देखिएगा, बार बार इसकी रिवीजन कीजिएगा, तभी आप इस चीज़ों को याद रख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। एक नया फैक्ट दे रखा है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, देखते हैं क्या बोल रहा है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ये दे रखा है बुक के अंदर। भारतीय नौसेना के प्रतीक पर सनो वरुण, सनो वरुण जो है अंकित किया गया है। एक चिन्ह दे रखा है सनो वरुण, किस पर दिया गया है, जो आपका भारतीय जो नौसेना है उसका ये आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। और उनके जो चिन्ह है, उनका चिन्ह जो कौन सा सिंबल दे रखा है नौसेना का, उस पर ये चिन्ह जो है आप उस चिन्ह पर ये स्लोगन दे रखा है। क्या दे रखा है, सा नो वरुण, मतलब हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो ये भी मतलब ये एक एनसीईआरटी फैक्ट जोड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ भी ले कि भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य क्या है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है स नो वरुण, स नो वरुण। और इसका अर्थ क्या है, हे वरुण, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, इसका अर्थ ये है। तो ये एनसीईआरटी में दिया है, तो कोई पूछ भी सकता है कि भाई ये जो सानो वरुण ये किसका आदर्श वाक्य है या इसका अर्थ क्या है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो फैक्ट दे रखे हैं ये आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का जो फैक्ट है, आप देखते हो अधिकांश जो प्रश्न है आज के ज़माने में ऑथेंटिक बुक से पूछते हैं, एनसीईआरटी में से पूछते हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और एक चीज़ आप ये भी देखते हो कि ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो जलवायु है उसके निर्माण में महासागर और महाद्वीपों का दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जितनी भी हमारा जो जलवायु है, क्योंकि आप देखते हो जो बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बारिश कहाँ से होती है, हमारे जितने भी जल मंडल है वहाँ पे इवोपरेशन होता है, उससे बादल बनते हैं, उससे बारिश होती है। तो ये जीवन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमें ये सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, चाहे जीव जंतु हो, पौधे हो, मानव हो, सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और हमारे इतिहास संस्कृति में भी कहीं ना कहीं ये हमारे इस चीज़ों पर भी इनका हमारा प्रभाव है। हमारी जलवायु पर हो गया, या फिर जीवन पर हो गया, संस्कृति पर हो गया, इतिहास पर हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं हमारे पे प्रभाव है, हमारी जलवायु और महासागर और महाद्वीप का। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और कभी कभी आप देखते हो कि जैसे ये तो हमने पढ़ ली है कि आपके महासागर, तो महासागरों के पास में महासागरों के पास में आप देखते हो छोटे छोटे जो टापू टाइप के पास में, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जलराशि होती है जो छोटे क्षेत्र में फैली हुई होती है, तो उनको हम कहीं ना कहीं सागर या खाड़ी कहते हैं। तो ये भी समझना है कि जो महासागरों और उनके छोटे छोटे विस्तार, महासागरों के अलावा छोटे छोटे जलीय विस्तार को कहीं ना कहीं खाड़ी या सागर के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। महासागर तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी जलराशि। महासागर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी जलराशि। पर छोटी जलराशि जहाँ पर कुछ क्षेत्र में जल फैला हुआ हो, उसको हम कहीं ना कहीं सागर भी कहते हैं या खाड़ी भी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तो मतलब वो सागर से तो छोटा है, महासागर से तो छोटा ही है ना। महासागर तो बहुत बड़ी जलराशि है, तो महासागर से छोटा है। तो मतलब महासागर से छोटा हो ऐसा कहीं पर जलराशि बड़े विस्तार में फैली हो, उसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, खाड़ी या सागर के रूप में जानते हैं। सबसे छोटा सबसे बड़ा जाएगा महासागर, फिर सागर, फिर खाड़ी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा आपका महासागर, महासागर, फिर हो जाएगा सागर, फिर हो जाएगा खाड़ी। ये चीज़ें भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपने डेली जीवन में यूज़ भी करते हो, तो उन चीज़ों को आपको समझ के रखना भी है, ताकि कभी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप उन प्रश्नों को कर सको। ये ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए और आपको समझनी भी चाहिए।
ये चीज आपको जाननी है। देखते हैं पृथ्वी पर जो है जल जो है हमारा अधिकांश कहाँ पर है, महासागरों पर है। पर ये चीज ध्यान रखना है, महासागरीय जल कैसा है, लवणीय जल है। महासागरीय जल कैसा है, लवणीय जल है। तो आप मुझे बताइए क्या महासागर का जल पीने योग्य है? नहीं, महासागर का जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए ये मानव के लिए अनुपयोगी है। ठीक है ना। तो अलवणीय जल बेसिकली हमारे जो है बहुत अधिकांश हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है, क्योंकि महासागर जो है हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है, तो अधिकांश जो जल है हमारी पृथ्वी के अंदर अलवणीय जल है, जिसमें आपका क्या है, पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है। पर बाकी जो जो पानी जन है, जैसे बर्फ में हो गया, आपका झीलों में हो गया, वायुमंडल हो गया, या भूमिगत हो गया, ये जो जल है कहीं ना कहीं हमारे जो है जिसमें लवण मतलब जो खारा नहीं है, अलवण है। जिसमें लवण है और अलवण, लवणीय कौन सा होगा, जिसमें खारापन होगा, अलवणीय जिसमें होगा खारापन नहीं होगा। दो जानना, एक होता है लवणीय जिसमें खारापन होगा, और अलवणीय जिसमें खारापन नहीं होगा। ये चीज़ें दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पूछ सकता है कि लवणीय जल जो है उसका पृथ्वी के जल पर, पृथ्वी के पर जो है अधिक विस्तार है या अलवणीय जल का? तो हमारे पृथ्वी पर लवणीय जल, खारे जल का विस्तार अधिक है, क्योंकि जितने भी महासागर हैं वो क्या है, सारे लवणीय जल से बने हुए हैं। और अलवणीय जल जिसमें खारापन नहीं है, जैसे आप ग्लेशियर हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ये वायुमंडल हो गए, भूमि के जल हो गए, यहाँ पर जो जल है वो कहीं ना कहीं आपका अलवणीय जल है, मीठा जल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोचिए आपके हमारे पृथ्वी के ऊपर जो इतना सारा जल है उसका अधिकांश भाग खारा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, जल को वेस्ट मत करो, पानी को खराब मत करो, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि यदि आप पानी को वेस्ट करोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं पानी की क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी का क्या करो, सदुपयोग करो। तो इसी संदर्भ में देखा, साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम, इस लेसन को जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ा। वरुण वैदिक काल में महासागर, आकाश और जल देवता